हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, धमाकेदार होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, कुशल मंगल रहना जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। जिंदगी में दौलत कमाई जा सकती है, लेकिन कुशल मंगल और खुशी नहीं कमाई जा सकती। इसीलिए इसे कमाना हमारे लिए बेहद जरूरी है और ये हर किसी के पास होती भी नहीं है, कुछ गिने चुने लोगों के पास होती है। इसी के साथ जैसा कि हम आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं हालिया दिनों में टीचर के कुछ एग्जाम होने वाले हैं, जैसे सीटेट का और यूपी टेट का एग्जाम भी आने वाला है। सीटेट के तो फॉर्म आ भी गए, आने वाले समय में यूपी टेट का भी होगा, अनलिस्टेड एग्जाम का भी होगा। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहोगे वो सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो है साथियों पेडागोजी। और पेडागोजी अपने आप में एक काफ़ी अच्छा और दमदार सब्जेक्ट होता है और जिस भी छात्र को अगर ये पेडागोजी पर पकड़ बन जाती है तो समझ लो उसका मेरिट में नाम आराम से होता है। तो हम आपके लिए आज से लेकर आए हैं पेडागोजी। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, 4 साइकोलॉजिस्ट आपके सामने हैं, जिनमें आज जो हम शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे जीन प्याजे के बारे में। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार ये क्वेश्चन बना है कि भाई ये साइंटिस्ट कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं है, किस चीज़ का विकास किया, तो इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए हम चारों के चारों को आपके लिए लेकर आए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ध्यान रखना, पहले जीन प्याजे हैं और जीन प्याजे में आपसे पूछ लेगा कि भाई कहाँ के हैं, ये तो स्विट्जरलैंड के हैं। क्या किया इन लोगों ने, जीन प्याजे ने क्या किया, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था कि भाई आखिरकार ये संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में बताया था जीन प्याजे ने। कोहल वर्ग के बारे में जाने तो ये अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने नैतिकता पर फोकस दिया था। किस पर फोकस दिया था, नैतिकता क्या होती है ये इन्होंने क्लियर किया था। वहीं वाइगोत्स्की के बारे में बात करें तो ये रसिया के हैं और इन्होंने सामाजिक संस्कृति मतलब सोशल कल्चर के बारे में इन्होंने फोकस किया था और इस सिद्धांत को लेके आए थे। नेक्स्ट नोम चॉमस्की हैं, ये भी अमेरिका के हैं और इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के बारे में, भाषा के विकास के बारे में बात की थी। तो कई बार ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना, आपके लिए एक एक इंपॉर्टेंट है, बस भरोसा करिए। आपको कुछ दिनों में मैं पेडागोजी से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसे आप अटेंड ना करो। यहाँ आप अपने आप में 100% श्योर पाओगे। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब में आप कोताही मत बरतिए, आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा। चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। जैसा कि आप देख रहे होंगे जीन प्याजे, ये आप यहाँ देख रहे होंगे कौन है, जीन प्याजे। मैंने भी आपको बताई थी कि भाई इन्होंने किसका विकास किया था, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास किया था। क्या किया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, आप कह सकते हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। किसका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये थे कौन, तो साथियों ये एक मनोवैज्ञानिक थे जीन प्याजे। स्विट्जरलैंड के कौन थे, मनोवैज्ञानिक। इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि भाई जैसे जैसे बच्चे का बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे बच्चे का जैविक विकास होता है, जैविक परिपक्वता की ओर आता है, मैच्योरेशन की ओर आता है, वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेता है। मेरा कहने का मतलब, बच्चा जैसे जैसे एक उम्र को क्रॉस करता है, मैच्योर स्टेशन में आता है, जैविक रूप से मैच्योर स्टेशन में आता है, तो उसके दिमाग में कंसेप्ट डेवलप होना क्या हो जाते हैं, उसके दिमाग में समझदारी विकसित हो जाती है और अवधारणा विकसित हो जाती है। मतलब कंसेप्ट डेवलप हो जाते हैं उसके दिमाग में, धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट करता है। फिर कह रहे हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, कौन, सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बिल्कुल, सक्रिय ज्ञान निर्माता से मतलब यहाँ ये है कि बच्चे जो होते हैं उनका दिमाग एकदम एक्टिव होता है और निरंतर, बोलते हैं ना, एक चांदी की तरह होते हैं, जो चाहो वहां डाल लो, तो ये वही होते हैं, सक्रिय होते हैं, जिन्हें जो भी पर्यावरण दोगे उसमें ही ढल जाते हैं। ये मानना किसका था, ये मानना जीन प्याजे का था, इसीलिए इन्होंने नन्हे वैज्ञानिक के नाम से इनको क्या किया था, पुकारा था। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे प्याजे के अनुसार बोला गया है कि बच्चों की जो चिंतन है, थिंकिंग जो है वो वयस्क से प्रकार में अलग होती है। कह रहा है कि वो वयस्कों से बिल्कुल अलग होती है। बच्चों की जो चिंतन होता है, सोचने की जो शक्ति होती है, वो जो एडल्ट होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होती है। ऑब्वियस सबको पता ही है। ठीक है। कह रहा है सोचने की क्षमता तो अलग होती है, क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं होता। तो कह रहे हैं कि भाई देखो, दिमाग सबका एक जैसा होता है, लेकिन उनकी चिंतन करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग होती है। बच्चे की अलग होती है, एडल्ट की अलग होती है। ये बात कौन मानते हैं, लेकिन क्वांटिटी एक ही होगी, दिमाग वही होगा, जिस तरह का हमारा है वैसा ही बच्चे का होगा, लेकिन चिंतन करने की प्रवृत्ति जो होती है वो अलग अलग होती है, ऐसा प्याजे मानते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अवधारणा के बारे में बात करूं तो इन्होंने अनुकूलन के बारे में बताया था कि भाई अडेप्टेशन क्या होता है।
अनुकूलन मतलब अडेप्टेशन। इसका मतलब इन्होंने ये बताया था कि भाई जैसा जैसा हम लोग अपने लिए कह रहा वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। मीन्स भाई जैसा वातावरण है हम वैसे ही वातावरण में क्या हो जाते हैं, ढल जाते हैं। इसी को हम कहते हैं अनुकूलन का सिद्धांत। या जैसा वातावरण हमारे सामने है हमें उसी वातावरण में ढल जाना चाहिए, तब तो आप अनुकूलन के सिद्धांत को क्या करते हो, फॉलो करते हो। ठीक है ना। तो इसकी दो प्रक्रिया हैं। एक तो कह रहा है आत्मसातकरण मतलब एसिमिलेशन, एक प्रक्रिया भाई एसिमिलेशन। कौन सी है, एसिमिलेशन। ये क्या होती है, ये होती है कि जो भी हम सोचते हैं वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, कुछ पूर्व ज्ञान से समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ एक ये कुत्ता है, मैंने मान लिया कि 4 पैर वाला जो होता है वो कुत्ता, कोई बच्चा होता है शुरुआती स्टेज में और उसके सामने 4 पैर वाला कोई आता तो वो अपने दिमाग में और भौं की आवाज करता है, तो बच्चे अपने दिमाग में ये डाल लेते हैं कि भाई ये 4 पैर वाला तो ये कुत्ता है। लेकिन आगे जाकर वो देखता है कि भाई एक 4 पैर वाला सफेद सा भी आ गया, तो वो पूरा प्लान बनाएगा भाई 4 पैर वाला तो कुत्ता है, भले ही इसका कलर चेंज हो गया है। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर उसने क्या किया, आत्मसात किया और इसे भी क्या बता दिया, कुत्ता बता दिया। तो इसे हम बोलते हैं आत्मसातकरण। क्या बोलते हैं, आत्मसातकरण। अनुकूलन का एक ये क्या होता है, पॉइंट होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है इसमें समायोजन मतलब एकोमोडेशन। क्या, एकोमोडेशन मीन्स अब मान लो ये 4 पैर की एक बिल्ली आपको बच्चे को दिखाई दी, क्या दिखाई दी, 4 पैर की बिल्ली दिखाई दी। तो बच्चा अपने पूर्व ज्ञान में थोड़ा परिवर्तन करेगा। क्या करेगा, पूर्व ज्ञान में उसने दिमाग में ये डाला था कि भाई जो 4 पैर वाला है वो कुत्ता ही होता है, लेकिन यहां उसने ये देखा कि भाई 4 पैर तो हैं लेकिन कुत्ते जैसी आवाज नहीं है इसकी। इसका मतलब क्या है, पूर्व ज्ञान को चेंज करके वो फिर क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन बैठा लेगा, समायोजन बैठा लेगा अपने अंदर और फिर नई अवधारणा को लेके आएगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे उसने ये बोला पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठालता है कि भाई वातावरण में जैसा भी है उसके साथ क्या करिए, कोऑर्डिनेट करिए, समायोजन बैठा लिए, तो फिर तब वो बताएगा कि भाई ये बिल्ली है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साम्य धारण या संतुलन मतलब इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो समायोजन पढ़ा आपने और आपने आत्मसातकरण पढ़ा, तो इन दोनों के बीच संतुलन, इन दोनों के बीच जो संतुलन कायम किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम संतुलन या साम्य धारण कहते हैं। समायोजन के बीच, आत्मसातकरण के बीच अगर तुम संतुलन बैठा लेते हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को साथियों हम साम्य धारण कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्कीमा, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। स्कीमा से साथियों क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब इसमें स्कीमा क्या है, तो ये कह रहा है कि भाई मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से ही दिमाग में क्या होती है, भरी हुई होती है। अब वो क्या करेगा, उनका प्रयोग करेगा, किसी विषय के प्रति अपनी धारणा बनाएगा, उसी को स्कीमा कहते हैं। मान के चलिए मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें स्टोर हैं, पूर्व की चीजें बहुत स्टोर हैं। अब मैं उनसे ये यूज करूंगा। मान के चलिए मेरे दिमाग में ये था कि भाई इस तरीके का कोई पेन होता है, अब मेरे दिमाग में ये चीज आ जाएगी, अच्छा पेन ये होता है, मेज ये होता है, पंखा ये होता है, कुर्सी ये होती है, टीचर ये होता है। वो ये चीजें पहले से ही स्टोर थी, तो उसी का प्रयोग करके वो क्या करता है, अपनी चीजों को अपनी एक धारणा बनाता है, ठीक है ना, विषय के प्रति। तो वो बना लेगा ना, मान लो कोई चीज आगरा गया था, उसने कभी ताजमहल देखा था, तो विषय बना ले भाई आगरा जाए तो वहाँ ताजमहल जरूर देखना चाहिए। तो एक अवधारणा, उसने एक धारणा बना ली, सिर्फ पूर्व ज्ञान मतलब सिर्फ अपने स्टोर के आधार पर, इसी को स्कीमा कहते हैं। कह रहा मानव शिशु में स्कीमा की प्रकृति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। बिल्कुल, जो बच्चे होते हैं उनमें ये जो चीजों को स्टोर करके पहचानने की जो प्रक्रिया होती है, मान लो कोई बच्चा है, उसने कहीं बॉल देखी थी गोल, अब वो कहीं रिश्तेदारी में जा रहा है, तो कोई गोल गोल उसके चीज रखी हुई है तो वो पहचान लेगा, ये तो मैंने पहले देखी थी, और ये तो मेरे उसके दिमाग में गोल गोल क्या है वो पहचान लेगा, ये तो बॉल है, कोई खेलने वाली चीज है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि उसकी प्रतिक्रिया और प्रवृत्ति दोनों ही क्या होती है, जन्मजात होती है। नेक्स्ट ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है कि भाई जैसे मान के चलिए आप कि मान लो मैं टीचर हूं, तो बच्चे ने दिमाग में ये टीचर है, ये पढ़ाते हैं, इसी को मतलब स्टोर के आधार पर उन्होंने स्कीमा बता दिया कि ये टीचर हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन जब हम इसे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे तो भाई टीचर हैं, कोई कोचिंग है और उसमें टीचर हैं, ये टीचर एसएससी पढ़ाता है, ये टीचर आईएएस पढ़ाता है, ये टीचर पीसीएस का पढ़ाता है, तो अलग अलग उसमें डिवाइडेशन करना ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। ये कह रहा है प्याजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना। वो जो ढेर सारी इंफॉर्मेशन है कि केवल पढ़ाने वाला टीचर होता है,
उसमें उसने पुनर्व्यवस्थित कर दिया कि भाई पढ़ाने वाला हर टीचर अलग अलग सब्जेक्ट से होता है और अलग अलग उसकी क्या होती है, पकड़ होती है। तो उन्हें व्यवस्थित करना ही स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। बस ये चीज आप क्या रखना, याद रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी, ध्यान रखना, पूछ लेगा ये, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। पियाजे की कॉग्निटिव की जो स्टेट है वो कितनी थी, तो 4 थी। कितनी थी, 4 थी। पियाजे की संज्ञानात्मक व्यवस्था कितनी थी, 4 थी। आप इस चीज को याद रखना। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब है कि हम अपनी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनका प्रयोग करके चीजों को आगे बढ़ाते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, आपको पता है, जैसे कि आँख, कान, नाक, मुंह और उंगली, स्किन, त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन्हीं का प्रयोग करके कह रहा, और ये ध्यान रखना, संवेदी जो पेशी अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। संवेदी पेशी अवस्था होती है जिनमें ज्ञानेंद्रियों का भरपूर यूज किया जाता है, वो 0 से 2 वर्ष की होती है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह रहा है इस अवस्था में बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। सुन लेगा किसी की एकदम आवाज आएगी तो डर जाएगा, तो ज्ञानेंद्रियों से तो एकदम से आवाज आई, आंखों से देख करके चीजों का आभास करेगा, मुंह से बोल करके चीजों को रखने का प्रयास करेगा। तो ये अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है, ध्यान रखना। इसमें बोला गया है कि भाई ये वस्तु स्थायित्व क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस क्या होती है, वस्तु स्थायित्व। तो वो क्या करेगा, दिमाग में अपने में डाल लेगा कि भाई ये चाबी है, ये मतलब ये कोई लोग चाबी है और इससे पता नहीं ताला वगैरह ये क्या करते हैं, दिमाग में नहीं चल रही होगी, लेकिन वो महसूस कर रहा होगा भाई इससे लोग पता नहीं क्या ये ताला सा खोलते हैं, ये क्या करते हैं, इस तरह की चीजें चल रही होंगी उसके दिमाग में, ठीक है ना। उसके दिमाग में मतलब आप कह सकते हो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टों को लेकर के परफॉर्मेंस उसके दिमाग में चल रही हो। कह रहा है कि भाई इसमें जो इस वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, और यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बना लेता है। बॉल गोल होती है, बैट बड़ा लंबा होता है, लकड़ी का होता है, लकड़ी का होता है ये नहीं पता होगी, लेकिन पता होगी मेज ऐसा होता है, चारपाई ऐसी होती है, इस तरह की उसके दिमाग में छाप बनी होगी, ठीक है ना। पापा को देख के पहचान लेगा, मौसा को देख के पहचान लेगा, मौसा से अलग हट जाएगा, पापा के पास आ जाएगा। तो एक देख करके क्या होती है उसके दिमाग में छाप होती है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान के चलिए पापा कोई चीज रख गए, बच्चे के दिमाग में थी, वो बच्चे ने निगरानी की उसमें दिमाग में, अगले दिन पापा को ध्यान नहीं रहा, लेकिन बच्चा उसे तुरंत बता देगा, किसका यूज करके, वस्तु स्थायित्व का यूज करके। ये आप ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरी है, वो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहली जो थी वो थी सेंसरी मोटर स्टेज, याद रखना ये 0 से 2 वर्ष की थी, इसमें ज्ञानेंद्रियों का भरपूर यूज किया जाता है। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष के बच्चों के बीच होती है, ध्यान रखना 2 से 7 वर्ष के बच्चों के बीच होती है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में बच्चा जान जाता है। जैसे उसे पता है कि भाई ऐसे पंख वाली तितली होती है, तो मान लो क्वेश्चन चिप्स वाला पूछा भी गया था, तो किसी बच्चे के पास चिप्स आ गए तो वो चिप्स को ही तितली बताने लग गया कि भाई ये तितली है, तो इसका मतलब उसके दिमाग में तितली की क्या है, कहीं ना कहीं इमेज बनी है। तो ये चीजें उसके दिमाग में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कह रहा है यह क्रिया करने से पहले ही की अवस्था है, इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, मतलब आगे सामने तो बता पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं करेगा उस पर। कह रहा है इस स्टेज में बच्चा प्रतीक, सिंबल का यूज करने का वो निपुण हो जाता है, मतलब तितली के सिंबल से ही पहचान लेगा भाई इस तरह की तो तितली होती है, इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं, कई बार तुमने देखा होगा जैसे घरों में बच्चे एक डंडा ले लेते हो, टिक 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 घोड़ा धक 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 घोड़े की तरह भागना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये पता है कि घोड़े इस तरीके से दौड़ते हैं, मतलब उसके दिमाग में पहले से कोई ना प्रतीकात्मक रूप से क्या हो जाती है, चीजें बन जाती हैं। कह रहा जैसे साइकिल शब्द को सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है, जहाज को सुनकर जहाज की, अरे जहाज आ गया ये तो आवाज सुन के, तो ये चीजें उसके दिमाग में डेवलप होती है। कह रहा है इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, मतलब गोल लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। मीन्स बच्चे को ये पता होती है भाई भूख लग रही है तो मुझे खाना खा लेना चाहिए। संवेदी अवस्था में क्या होता है, भूख लगी है तो आपको ही दूध पिलाना पड़ेगा, आपको ही खाना खाना पड़ेगा। इसमें क्या है, उसे भूख लगी है तो वो अपने मांगना स्टार्ट कर देगा, रोना स्टार्ट कर देगा, मतलब वो खुद भी खाना को खा लेगा। तो ये सब किसमें होगी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है ये, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। नेक्स्ट है इसमें जीववाद, इसी में एक एनिमिज्म है, जीववाद, मतलब जीववाद में क्या होता है, एनिमिज्म, बच्चा सजीव और निर्जीव के बारे में बता ही नहीं पाएगा। कई बार देखा जैसे बच्चा रो जाता है तो मम्मी क्या करती है, उसके सामने बच्चे को मान लो किसी दीवार से लग गई तो वो दीवार को मम्मी मारना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है, चल चल मैंने मार दिया, मर गई। तो बच्चे को ये नहीं पता होता कि ये दीवार तो निर्जीव है
और ये इसके कैसे लग जाएगी? तो इसे जीव बात कहते हैं कि बच्चों सजीव और निर्जीव के बीच कोई फर्क नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है जीव बात। फिर है अहं केंद्रित या ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिज्म ये भी अपने आप में एक ये ज्यादा बढ़िया नहीं होती बच्चे की। ये क्या होता है? बच्चा अहम में होता है, बच्चे को जो अच्छा लगता है ना वो वही करता है। कई बार आपने देखा होगा जैसे मम्मी पापा की गोद में बैठ गया, दूसरा कोई बहन भाई आ रहा है तो उन्हें भगा देगा, खुद ही बैठेगा, नहीं नहीं मैं ही बैठूंगा, दूसरे को बैठना पसंद नहीं करेगा। मतलब जो चॉकलेट खानी है वो चॉकलेट खाएगा, सब खाओ इसी को, दूसरी नहीं खाने देगा। फिर मान लो अगर ये पॉपकॉर्न इसे पसंद है, ये आइसक्रीम पसंद है तो वो वही आइसक्रीम को खाएगा, दूसरी वाली आइसक्रीम को नहीं खाएगा, सब लोग उसी को खाओ। तो मतलब जिद टाइप कह सकते हो आप। तो इसी को हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिक कहते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है अपलटावी, इरेवर्सिबिलिटी। इरेवर्सिबिलिटी इसमें क्या होता है? बच्चा जो है वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को लौटना पलटना नहीं सीख पाता। मान लो आपने पूछा बच्चे से कि भाई 2 और 8 कितने होते हैं? 10। वहीं आप पूछोगे तो भाई 8 और 2 क्या होते हैं? तो यहाँ उलट पुलट कर जवाब, उलट पुलट वाली चीजों को वो समझ नहीं पाएगा। ये ध्यान रखना। आपने पूछा कि भाई 4 और 2 क्या होते हैं? कि 6 होते हैं। फिर आपने पूछा कि 3 और 3 क्या होते हैं? तो उसे नहीं बता पाएगा। या 6 में से दोगे तो कितने होते हैं? तो उलट पुलट वाली समझ उसके पास नहीं होती। जैसे 4 + 6 = 10 होते हैं, वहीं आपने 6 + 4 मतलब चीजों को उलट लिया। पहले आपने जो समझ लो पूछा 2 + 3 = 5, फिर आपने 3 + 2 पूछ लिया, तो वहीं बच्चा घबरा जाएगा। तो ये चीजें बच्चे के अंदर इस अवस्था में अपलटावी अवस्था में नहीं होती हैं। और ये तीनों चीजें किसकी अवस्था हैं? तो आपको पता ही है, ये चीजें जो हैं तीनों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। मतलब 2 से 7 वर्ष में इसे रखा गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट चौथा है इसमें मुद्रा, संप्रत्य, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कंसेप्ट में कमी की अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष में बच्चा ये पहचान नहीं पाता कि भाई मुद्रा का रोल क्या है, संप्रत्य का रोल क्या है, दूरी का क्या फर्क है, भार का क्या है, ऊंचाई का क्या है। जैसे मान के चलो बच्चे के सामने आपने कागज के नोट दे दिए और ढेर सारे सिक्के दे दिए, तो बच्चे सिक्के की ओर मूव हो जाएंगे, क्योंकि उसे नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है। वैसे ही आप मान लो यहाँ पे आपने 5 बाट रख दिए 1-1 किलो के, यहाँ पे 5 किलो का एक, तो बच्चा 1-1 किलो वाले 5 पे भागेगा, क्योंकि उसके अंदर समझ ही नहीं है कि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऊंचाई में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो ये चीजें कहाँ मिलेंगी आपको? ये चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो केंद्रीकरण की, किसकी? केंद्रीकरण की। तो ये सेंट्रिसिक होता है। इस समय बच्चे किसी भी वस्तु के एक विशेषता पर ध्यान दे पाता है, मतलब यहाँ सेंटर अपना केंद्रीकरण कर पाता है बच्चा। ध्यान रखना, जैसा कि मान लो मोबाइल दे दिया तो मोबाइल में उसका पूरा फोकस है, ठीक है ना? इस तरह की अवस्था आ जाती है। संरक्षण की अवस्था होती है कि मान लो वो नहीं कर पाता है, एक ये छोटा गिलास है, एक बड़ा गिलास है, और आपने बराबर दोनों में दूध भर दिया, तो वो बड़े गिलास वाले को ले लेगा, जबकि उसे ये नहीं पता कि छोटे, क्योंकि वो आकार में बड़ा, ये चीज उसके अंदर रहती है। संरक्षण वो इस चीज का। तो कह रहा है अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। तो ये क्वांटिटी का प्रभाव भी वो उस समय विकसित अपने अंदर नहीं कर पाता है। इसके साथ क्रमबद्धता, सेरिसिएशन, मतलब इसमें बच्चा वस्तुओं और तथ्यों के आकार में रखना नहीं, मतलब क्रमबद्ध नहीं कर पाता। जैसे ये तो आप देख रहे होंगे क्रमबद्ध हो रहा है, लेकिन वो उल्टा सीधा लगा देता है, बड़ी कुर्सी पर छोटी कुर्सी, छोटी कुर्सी पर बड़ी कुर्सी, इस तरीके से उसके अंदर ये वो नहीं होती कि भाई हमें क्रमबद्ध तरीके से ये लगानी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट तीसरी अवस्था होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशनल। ये 7 से 11, यहाँ थोड़ी सी बच्चे में मैच्योरेशन आ जाता है, और इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन भी शुरू कर देता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो कमियां थी, अब अपलटावी, जीववाद, मुद्रा या भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, इनको आराम से वो क्या करता है, ये गुण उसके अंदर आराम से आ जाते हैं 7 से 11 साल की अवस्था में। इसी में आप देखोगे आगमनात्मक तर्कता, या इसे कह सकते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग। तो ये है, यह भी इस अवस्था में आती है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क देने लगता है। मतलब कोई भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो मैंने कही कि भाई पेड़, जैसे कि ये हमने लिखा है यहाँ पे कि भाई पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है और पेड़ बड़े लाभदायक होते हैं, तो वो ये पूछेगा पेड़ से कैसे ऑक्सीजन मिलती है, ये लाभदायक कैसे होते हैं। तो ये तर्कता इस तीसरी स्टेज में आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट चौथी अवस्था और लास्ट अवस्था ये है कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से 15 वर्ष की, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं इसे।
और ये संज्ञानार्थी मतलब जानने की सबसे ऊपर की अवस्था होती है। यहाँ बच्चा जानने की सबसे ज्यादा बच्चे में क्या होती है, क्षमता होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन कर सकता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है, चीजों को अगर नहीं भी दिखाई देती या देख करके भी आराम से उस पर चिंतन कर पाता है। नेक्स्ट है इसमें निगमनात्मक तर्कता, तो इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क देने लगता है। मान लो तुमने कोई नियम बताया तो उस नियम पर भी वो क्या करेगा, तर्क करेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट प्याजे की आलोचना भी है। तो प्याजो ने ये बोला था कि भाई जो हमने चीजें बताई है, चारों सिद्धांत बताए हैं, ये परिवर्तन नहीं कर सकते इसमें, जबकि ये बोला गया बच्चा को खान पान अच्छा रखा जाए, वातावरण चेंज किया जाए तो बच्चे में परिवर्तन देखने को मिलता है हर अवस्था में। तो प्याजे की ये क्या रहेगी, आलोचना रहेगी, ठीक है ना। तो इसके साथ ही आज हम क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, जो हमने पढ़ाया प्याजे के बारे में वो क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तर्क चिंतन करता है। तो कह रहा पहला मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, तो इसमें जो आंसर होगा वो 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था में बच्चा क्या कर पाता है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर क्या होगा, औपचारिक मतलब फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो मैंने अभी बताई थी आपको, ठीक है ना। इसके साथ ही दूसरा जो क्वेश्चन है साथियों, वो दूसरा क्वेश्चन है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियां गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो ध्यान रखना, इसके लिए मैंने आपको बताया था इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं, मतलब अनुभव से सही अर्थ निकलने के व्यवस्थित को क्या कहा जाता है। तो इसमें स्कीमा कहा जाता है, मैंने आपको बताया ही था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कीमा हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में से भिन्न होता है बजाय के किसके। तो ध्यान रखना, वयस्कों से प्रकार में भिन्न नहीं हो सकता और मात्रा में भिन्न नहीं हो सकता, भिन्न होता है बजाय इनके, इनके नहीं होगा, बाद बाकी सब में क्या होता है, भिन्न होता है, ये ध्यान रखना। प्रकार और मात्रा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसने बोला था, तो साथियों प्याजे ने बोला था। ये क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम में आए हुए रखे रखाए मिलेंगे, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको रखे रखाए मिलेंगे। साथ ही प्याजे तथा वायस्कोस्की के अनुसार रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम मतलब लर्निंग क्षमता, तो इसमें होगा शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है। जो लर्निंग क्षमता होती है, शिक्षार्थी क्या करते हैं, खुद में खुद उसे विकसित करते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है, कह रहा किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के चरण में प्राप्त होती है। कह रहा पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन या संवेदी गामक। तो इसमें मैंने आपको सेंसर मोटर बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको सेंसर मोटर बताया था। तो ये क्वेश्चन पर आप अमल करना, हम क्वेश्चन भी आपके लिए वो देंगे जो आपके एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना साथियों ना भूलें। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज, अलविदा, नमस्कार, जय हिंद साथियों।